न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ढलता हुआ साल जयपुर को दे गया बड़ा जख्म। आज सभी ने वो तस्वीरें देखी और इसी बुरी खबर के साथ आज सुबह की शुरुआत कई लोगों की हुई, क्योंकि साल गुजरने में भले ही 10 दिन बाकी है, लेकिन नए साल का जब इंतजार एक और किया जा रहा है, उसी बीच आज सुबह पूरे जयपुर ने उसी खबर के साथ में अपनी आंखें खोली, जिस खबर ने पूरे जयपुर को दहला दिया। आग के तांडव ने कई घरों के दीपक बुझा दिए। आम हो या खास, हर कोई भांकरोटा घटना की चर्चा करता हुआ नजर आया। इस घटनास्थल के हृदय विदारक दृश्य देखकर इस घटना की विकरालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि घटना में हताहत और उनके परिजन भी हम सभी की तरह नए साल में नई उमंग की उम्मीद के साथ होंगे, लेकिन आज दुखों का पहाड़ कई परिवारों पर टूट पड़ा है। अस्पताल में भर्ती कई लोगों को महीनों तक इलाज करना होगा। आप समझ सकते हैं कि जिंदगी दोबारा पटरी पर आने के बाद उम्मीद हम यही करते हैं कि जिंदगी सभी की बचे और मौतें ना हो, मौत का आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आने पर, क्योंकि बर्न्स है, शरीर पर घाव है, जलने के निशान है, इन्हें ठीक होने में महीनों का इंतजार होगा। लेकिन ईश्वर से यही कामना कि ऐसा वज्रघात किसी के साथ ना हो। भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रभावितों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो देखिए, भांकरोटा में आज एक हृदय विदारक दुखांतिका हुई, लेकिन अग्निकांड से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। इस अग्निकांड से जुड़ी हुई जानकारी, जहां परिवहन सचिव शुचि त्यागी ने इस हादसे के लिए जांच कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। इस जांच कमेटी की बात अगर हो तो इसमें 6 अधिकारी शामिल होंगे। एडीएम जयपुर, आरटीओ जयपुर प्रथम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसई, पीडब्ल्यूडी, सीएमएचओ और एनएचआई के परियोजना निदेशक इसमें शामिल होंगे। और जल्द से जल्द परिवहन सचिव को इस घटना की रिपोर्ट भी दी जाएगी, क्योंकि घटना में अगर किसी भी तरह की लापरवाही और जब जानकारी सामने आई, क्योंकि आसपास ऐसे वाहन भी चल रहे थे जो कि सुबह सुबह अपने घरों के लिए निकल रहे होंगे, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे होंगे, लेकिन ऐसे वाहनों को भी इस घटना ने अपनी जद में लिया, अपनी चपेट में लिया। एक स्लीपर बस जिसमें लोग सो रहे थे, यात्री सो रहे थे, और अचानक से एक आग का झोंका आया, लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। इस घटना पर एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी का कार्य परिवहन सचिव को घटना की रिपोर्ट सौंपना होगा और इस घटना की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होने वाली है। भांकरोटा अग्निकांड में अब तक 11 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। 14 मरीज 50 से ज्यादा फीसदी की स्थिति में झुलसे हुए हैं, गंभीर बर्न्स हैं। अगर कैटेगराइज इसे किया जाए, अगर आग लगने के बाद होने वाले घावों के जरिए कैटेगरी बनाई जाए तो 50% से ज्यादा झुलसा जाना क्रूशियल स्थिति होती है, और स्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें शरीर के अंग काम करना बंद भी कर देते हैं। स्थिति क्रूशियल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नाजुक कंडीशन में सभी है। अभी 25 के करीब मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 10 लोगों की एसएमएस अस्पताल में, तो वहीं एक मरीज की, एक घायल की जयपुरिया अस्पताल में मौत हो गई। एसएमएस में 6 मृतकों की शिनाख्त हो गई है, लेकिन 4 शव ऐसे पहुंचे जिनकी पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि जिस अवस्था में, जिस तस्वीर को देखकर भी रूह कांप उठे, उस अवस्था में ये लोग पहुंचे। एक मृतक की कांस्टेबल अनीता के रूप में पहचान हुई है, लेकिन जिन लोगों की पहचान करने में मुश्किलें होंगी, जिनकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची हैं, अस्थियों के तौर पर ये पहुंचे, उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा और डीएनए टेस्ट के जरिए जो मृतक है उनकी पहचान होगी। परिवार को उसके बाद जो अवशेष है वो सुपुर्द किए जाएंगे। बड़े भारी मन से कहना हो रहा है, लेकिन अब यही विकल्प बचा है। 11 लोगों की मौत हो गई है, शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। तो भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, क्योंकि घटना में 11 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर अपना दुख जाहिर किया। एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इस हृदय विदारक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनकी सुबह भी तस्वीरें आपने देखी, चेहरे पर एक खामोशी थी,
एक मायूसी थी, एक दर्द उनके भी नजर आया जब वो सुबह उस जगह पर पहुंचे, उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ। उसके बाद अस्पताल भी पहुंचे। उनकी संवेदनशीलता आज एक बार फिर से राजस्थान ने देखी। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर, इस हादसे पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से फोन पर इस हादसे को लेकर जानकारी ली और सीएम भजनलाल शर्मा ने भांकरोटा हादसे की जानकारी दी। इस घटना के तुरंत बाद ही सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे। वो तस्वीरें आपने देखी और एसएमएस अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घायलों की कुशलक्षेम जानी। उनके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, ये सभी जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे और एसएमएस पहुंचकर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, उस हादसे की जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों ने बारी बारी से ली। देखिए, हादसा बड़ा विभत्स था। ये इस तरह की दुखांतिका जो राजधानी जयपुर ने कई सालों के बाद देखा। इससे पहले सीतापुरा में इस तरह का हादसा हुआ जिसकी आग कई दिनों तक धधकती रही। लेकिन भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर एक रोडवेज के परिचालक जिनका नाम हरविंद सिंह था, वो इस पूरे घटनाक्रम में देवदूत बनकर सामने आए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस समय भांकरोटा में यह हादसा हुआ उस समय पास से निकल रही थी रोडवेज बस। गैस का तेज रिसाव और आग की बढ़ती हुई लपटों को देखकर परिचालक हरविंद सिंह ने बस में सोए हुए यात्रियों को जगाया, क्योंकि सुबह थी, 5:40 के आसपास का समय था, सर्दी का मौसम था, अंधेरा था। ऐसे में यात्री जो कि ट्रैवल कर रहे थे वो सोए हुए थे चैन की नींद में। लेकिन हरविंद सिंह जो कि परिचालक थे बस के, उन्होंने तुरंत सभी को आवाज लगाकर जगाया और यात्रियों को सुरक्षित निकालकर आसपास की गाड़ी वालों को भी उन्होंने सतर्क करने की कोशिश की आग की लपटों को देखकर। ऐसे में घटनास्थल से थोड़ा ही पहले पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को भी उन्होंने आवाज करके जगाया और नजदीकी विद्युत ग्रिड में जाकर विद्युत आपूर्ति बंद करवाइए। एक्टिवनेस और जो एक कोशिश थी उनके जरिए की गई जो कोशिश, वही कोशिश इसीलिए काम में आई और इसीलिए कारगर साबित हुई, क्योंकि जो हादसा था वो और ज्यादा गंभीर हो सकता था, मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूझबूझ का परिचय परिचालक ने दिया, उस वजह से कुछ और जानों को बचाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। पुलिस थाने में जाकर सूचना भी दी और उसके बाद अपनी मदद भी वहां पर टीम के साथ करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निलंबित आईएएस ने सीएस, एसीएस और अन्य को भेजा कानूनी नोटिस। अपने खिलाफ वरिष्ठ सहयोगियों की कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। दरअसल एन प्रशांत के द्वारा भेजे गए नोटिस में इन सभी पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि केरल कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एन प्रशांत। केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन, एसीएस ए जयतिलक, उद्योग निदेशक के गोपाल कृष्णन और एक प्रमुख समाचार पत्र को कानूनी नोटिस उनके द्वारा भेजा गया। दरअसल नोटिस में इन सभी पर सरकारी रिकॉर्ड के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है, क्योंकि बर्खास्तगी उनकी हुई और बर्खास्तगी होने के बाद उनकी ओर से सभी को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। अपने रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले सीएस का पद छोड़ सकते हैं अमिताभ जैन। जी हां, छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं और अपनी दावेदारी पेश वो कर रहे हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव उन्हें नियुक्त किया गया था। अमिताभ जैन उनका नाम है। राज्य में सबसे लंबे समय तक सीएस के रूप में अपनी सेवाएं उन्होंने दी है। अमिताभ जैन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि सीनियर है ब्यूरोक्रेसी के और लंबे समय से सीएस के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। लेकिन उस परिस्थिति में यदि अगले सीआईसी के रूप में चुन लिया जाता है अमिताभ जैन को, तो उन्हें 31 जुलाई 2025 को निर्धारित सेवानिवृत्ति से पहले ही वीआरएस लेना होगा अपनी नई जिम्मेदारी की निर्वहन के लिए। भू रूपांतरण शुल्क में दी जाएगी 75% की छूट। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बात हम कर रहे हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे RIPS रिप्स भी कहा जाता है, उसके तहत ये छूट दी जाएगी और जो छूट का दायरा होगा वो रिप्स 2024 के तहत स्थापित उद्यम के लिए छूट दी जाएगी। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। दरअसल इस योजना के तहत निवेश को प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र और योजना के तहत ही सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र भी पेश होगा। इसके बाद निकाय 90A के प्रीमियम में 75% की छूट दी जाएगी उद्यमी की ओर से और उत्पादन का प्रमाण पत्र भी पेश किया जाएगा। पूरा प्रोसेस है जिसे फॉलो करना होगा और जब उत्पादन का प्रमाण पत्र पेश कर दिया जाएगा तब जमा 25% राशि को भी
पुनर्भरण कर लिया जाएगा उस स्थिति में जब प्रमाण पत्र पेश हो जाएगा। लेकिन योजना के प्रावधानों के उल्लंघन पर की जाएगी वसूली। उद्यमी से छूट और पुनर्भरण की राशि पर ब्याज सहित वसूली भी की जाएगी। भारत में बनी है पहली अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक मेडिकल मोबाइल यूनिट MMU। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोबाइल यूनिट का निरीक्षण किया। ऐसे में गांव ढाणियों तक पहुंचेगी प्राथमिक और आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाएं। उन्नत चिकित्सा उपकरण, टेलीकंसल्टेशन क्षमताओं से लैस मोबाइल यूनिट है। डिफिब्रिलेटो, फाइब्रोस्का, ECG सहित सभी तरह की जांचों की सुविधाएं भी उपलब्ध है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री JP नड्डा, शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान के धोरों की धरा से रखी जाएगी देश के अगले आम बजट की नींव। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर के दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब देश के अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों की जैसलमेर में 3 दिवसीय बैठक है। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज शाम 7:30 बजे तक राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट डिस्कशन है, प्री बजट बैठक है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस बैठक में मौजूद है। कल GST काउंसिलिंग की 55वीं बैठक का भी आयोजन होगा। लेकिन खास बात यह, क्योंकि आने वाले आम बजट के लिए जो देश भर के लिए होगा, उस बजट की नींव राजस्थान के जैसलमेर से धोरों की धरा से रखी जा रही है, जिसकी शुरुआत आज ही से की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय है डीलिंग विद द ड्रैगन, इसे टाइटल दिया गया है। दरअसल भारत चीन के रिश्तों में प्रगति, लेकिन दिल्ली को सतर्क रहने की जरूरत, इसे इस तरह से टाइटल किया गया है, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4 साल के सैन्य गतिरोध पर विराम की बात। इसके अलावा NSA अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात। सीमा पर दोनों देशों के बीच सहमति कायम करने के प्रयास जारी। साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा या फिर द्विपक्षीय व्यापार बहाल करने की तैयारी, ये सारे विषय हैं बिंदुवार, जिन पर इसे संपादकीय में जो लेख है इसके अंदर इसे बिंदुवार प्रदर्शित किया गया है। 2020 में गलवान की घाटी में सैनिकों की हिंसक झड़प से भारत चीन के बीच में रिश्तों में खटास आई, रिश्ते बिगड़े, लेकिन अब दोनों देशों की सहमति से एक नया फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन भारत को चीन की महत्वाकांक्षाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। सीमाओं पर उसका अड़ियल रवैया अच्छे रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट है। और हिंदुस्तान टाइम्स का डीलिंग विद द ड्रैगन संपादकीय लेख यही कुछ बताता है कि भले एक फ्रेमवर्क सेट किया जा रहा है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भारत और चीन की दोस्ती में आड़े आ सकती है। न पहाड़ टूटेंगे, ना ही पराली फैलाएगी जानलेवा प्रदूषण। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तकनीक को इजाद किया है। सड़क निर्माण के लिए स्टील स्लैग के उपयोग से बचेंगे पहाड़, और अगर ऐसा होता है तो इस दिशा में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए एक अच्छा और प्रभावशाली कदम ये होगा। पराली को पायरोलिसिस प्रोसेस से बदलेंगे बायो बिटुमिन में। दरअसल दोनों ही तकनीकें जब रखी जाएंगी तो सड़क की मजबूती और पर्यावरण सुधार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पराली से बायो बिटुमिन तैयार करने से बिटुमिन का 25% आयात तो कम होगा। सूरत, जीरो वैली ईटानगर, डॉल्बी महाराष्ट्र और जमशेदपुर में इसको लेकर के एक टेस्ट भी हुआ है, बाकायदा परीक्षण वहां पर हुआ। कल नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे बायो बिटुमिन सड़क का लोकार्पण। राजस्थान में जल्द बायो बिटुमिन सड़क को शुरू किया जाएगा, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगी।